नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम मेंस आंसर राइटिंग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। देखिए, पिछले सेशन में हमने कल्चर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन सब्सिक्वेंट पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया दैट पेव्ड द वे फॉर इवेंचुअल इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 12 अंकों में 225 शब्दों में आपको ये लिखना है। तो 1857 के विद्रोह के भारत में ब्रिटिश सरकार की परवर्ती नीतियों और प्रशासनिक सुधारों पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण कीजिए, जिसने अंततः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रदर्शित किया। ठीक है, अब देखो, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि एक से ज्यादा तरीके से इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। तो देख ले, यहां पे एक तो पहला इंट्रोडक्शन का तरीका हमने रिवोल्ट के बारे में बता दिया कि रिवोल्ट क्या है, क्या था एक्चुअली। रिवोल्ट ऑफन टर्म्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, और उसका एक बड़ा गहरा इंपैक्ट था ब्रिटिश पॉलिसीज पे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मतलब जो बाद में प्रशासनिक सुधार करने पड़े ब्रिटिश सरकार को उस पे। तो हमने ये इंट्रोडक्शन में लिख दिया और साथ ही ये बता दिया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण क्या थे। तो इसमें हमने दो चीजें की, एक तो रिवोल्ट जो है वो उसके बारे में बता दी बेसिक चीज, और साथ ही में रिवोल्ट के कारण क्या थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कारण था, हाई टैक्सेस कारण थे, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जो भारतीयों के खिलाफ की जा रही थी, खास तौर पे कल्चरल इंसेंसिटिविटी जैसे ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करना, ये सब कारण बने युद्ध के। रिवोल्ट के बारे में बताया। अब यहां पे अगर आप देखो तो इसने 1857 के रिवोल्ट के बाद जो पॉलिसीज अपनाई गई और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए उनका इंपैक्ट पूछा है। रिवोल्ट के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताया, रिवोल्ट क्या था ये बताया, और ये बताया रिवोल्ट के कारण क्या थे। ध्यान रखना, अभी हमने मेन आंसर देना शुरू नहीं किया जो इसने पूछा है। एक्चुअली एक चीज मैं आपको बताऊं कि ना, आपका जो आंसर होता है वो 3 हिस्सों में आप डिवाइड करते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। आंसर जो आप लिखेंगे उसमें, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है यहां पे लिखा हुआ, यहां से आपने सॉल्यूशन शुरू किया, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन आता है पहले 2-3 लाइनों में या 4 लाइनों में, फिर मेन बॉडी आता है। ठीक है, अब ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, ये इसके अंदर आपको वो नहीं लिखना जो पेपर में पूछा गया है। इसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दोगे या बेस तैयार करोगे जो आप बताना जा रहे हो मेन बॉडी में। उससे पहले आप या तो उस रिवोल्ट का नेचर बता दें, या रिवोल्ट का बैकग्राउंड बता दें, या रिवोल्ट का कारण बता दें। वो सारी चीजें आप बता सकते हो, ये आपके पास लेवरेज है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि जिसके बारे में आप यहां पर मेन बॉडी में डिस्कस करोगे या उसके बाद के असर पे, पहले उस इवेंट को डिस्कस कर ले, ठीक है ना। लेकिन उस इवेंट को मेन बॉडी में डिस्कस करोगे तो वो कहेगा यहां तो मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे। आप जो चीज एग्जैक्टली पूछी है उसको मेन बॉडी में डिस्कस करोगे, एडिशनल चीजें आप इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में डालो। ठीक है, तो मेन बॉडी में हम सिर्फ वही चीज रखेंगे। अब मेन बॉडी आप इस पूरे पेज पे कवर कर लेना, ठीक है, और फिर कंक्लूजन अगले पेज पे कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस पे आप एक पूरा पेज और तकरीबन जो 1/4 पेज जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन होगा छोटा, उसके बाद मेन बॉडी। इसमें मेन बॉडी में हो सके तो एक हेडिंग बना दे, ठीक है, और उसके बाद फिर सब हेडिंग्स बनाएं। एक सब हेडिंग बनाई, फिर उसको एक्सप्लेन करें, फिर सब हेडिंग बनाई, उसको एक्सप्लेन करें, सब हेडिंग्स। इस तरीके से आप आंसर करो। ठीक है, ये बेस्ट है, और जो एक्चुअली पूछा गया है वो सिर्फ मेन बॉडी में ही आंसर करना है हमें, ना इंट्रोडक्शन में ना कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन में एडिशनल इंफॉर्मेशन डालो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इंट्रोडक्शन में ही वो लिखने लगते हैं या कंक्लूजन में जाके लिखते हैं, नहीं लिखना, वहां मेन बॉडी में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा ना आप कहां क्या कर रहा। ठीक है, चलो
अब देखो, तो मैंने एक तरीका बताया कि इंट्रोडक्शन में आप रिवोल्ट के बारे में बता सकते हो और रिवोल्ट के कारण बता सकते हो। दूसरा तरीका हो सकता है आप यही चीज जो है वो कुछ कोट्स के जरिए बता दो। अब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, यानी मैकॉले साहब, उन्होंने कहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 एक वार्निंग थी को, ब्रिटिश सरकार को, कि इंडिया में उनकी अथॉरिटी अनचैलेंज्ड जो है वो नहीं है। मतलब अब उसको खतरा है, वो पहले जितनी पावर या प्रेस्टीज एंजॉय करती थी अब वो स्थिति नहीं है, ये मैकॉले ने कहा। तो ये दिखाता है कि अब उन पॉलिसीज से और उस सिस्टम से काम नहीं चल सकता जो 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अप्लाई की थी। अब उनसे काम नहीं चलेगा। तो ये कोड दिखा रहा है ना, बिल्कुल सही चीज पकड़ रहा है। फिर पीसी जोशी कहते हैं कि भाई 1857 का जो रिवोल्ट था उसने लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट डाला इंडियन सोसाइटी पे और भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। यानी कि 1857 से नेशनल कॉन्शियसनेस जगा, नेशनल आइडेंटिटी लोगों की बननी शुरू हुई और उसके बाद फिर पुरानी नीतियों से काम नहीं चल सकता था। ठीक है, तो इसी वजह से ये दिखाता है कि इसके बाद यूनिफिकेशन शुरू हुआ भारत में और ब्रिटिश सरकार को अपने जो है वो पॉलिसीज में बदलाव लाने पड़े समय के साथ, और अगर नहीं लाए तो फिर उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। अब पहले मेन बॉडी पे आते हैं। उन्होंने कहा आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और रिफॉर्म्स का इंपैक्ट बताएं। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज तो बतानी पड़ेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पॉलिसीज ये थी कि पहला कदम तो ये था 1857 के बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। जो ऐसा लग रहा था वो डिपार्टमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट से वो ब्रिटिश सरकार के अंडर एक डिपार्टमेंट थी, वो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी, उसको ईविल समझा गया, उसको भारत से बुला लिया गया कि सारी प्रॉब्लम जो है लोगों को इससे उसको वापस विड्रॉ कर लिया गया। एक चीज एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव था ये। दूसरा, आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया भारत में। आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी गई ताकि विद्रोह की स्थिति में कंट्रोल किया जा सके। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल और ज्यादा बढ़ाया गया कि यूनाइटेड जो अगर ये लोग हैं तो फिर इन्हें तोड़ना, इन्हें कंट्रोल करना, इनको एडमिनिस्टर करना मुश्किल है, इसलिए हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया गया। कास्ट बेस्ड डिविजन्स जैसी चीजें भी की गई। ठीक है, आगे प्रिंसली स्टेट्स और लॉयलिस्ट, जितनी भी रियासतें थी उनको ट्रीटीज और अलग अलग तरीके से उनको अपना लॉयल बनाया अंग्रेजों ने। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 1858 में ही रानी ने कह दिया था कि भाई हम आपकी टेरिटरी एक्वायर नहीं करेंगे, बस आपके ऊपर पैरामाउंट से रखेंगे। अचानक से वो राजा महाराजा जो परेशान थे उन सब ने रिवोल्ट करना बंद कर दिया। अब यानी कि विद्रोहियों की तरफ से वो राजा महाराजा जो पहले उनको लीड कर रहे थे उन्हीं को खींच लिया अपनी तरफ, तो खत्म। ठीक है, तो ये इनकी मदद से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी आसान हो गया। इन प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो अपनी तरफ लॉयल बना के एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है प्रशासन में भी उनको आसानी हुई। आगे सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज देखें, उनको रिकैलिब्रेट किया गया। रेलवे, टेलीग्राफ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज कर दिया गया भारत में, उसको जल्दी से डेवलप किया गया ताकि भारत में और ज्यादा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार जो है वो स्थापित कर सके। अब इंपैक्ट क्या पड़ा इंडियन सोसाइटी पे और इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे? पहली बात तो पॉलिटिकल अवेकनिंग आई लोगों में, हाँ, कि उनके हक क्या हैं। ठीक है, और कैसे जो है उनके साथ जो है वो खराब सलूक किया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करना शुरू किया और राष्ट्रवादी आंदोलन में धीरे धीरे बदल गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, भारतीय लोगों को एक आवाज दी जाए जिससे वो अपने ग्रीवियंसेस ब्रिटिश सरकार तक रख सके। ये बनी और ये भी एक कारण थी कि जिसकी वजह से नेशनलिज्म की तरफ जो है ये देश बढ़ा। आगे ऐसा लिटरेचर लिखा गया और एजुकेशन। अब ऐसी किताबें लिखी गई जैसे दादा भाई नारोजी की किताब है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसने ये बताया कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारत को
एक आर्थिक जकड़न में डाल रही हैं, भारत के पैसे को हिंदुस्तान के बाहर ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो ऐसे लिटरेचर ने बता दिया। और एजुकेशन, जो ब्रिटिश एजुकेशन या जो वेस्टर्न एजुकेशन भारत में आई, उसने कई सारी चीजें हिंदुस्तानियों को बता दी, जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है, उसने ये बताया कि लिबर्टी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। और इसकी वजह से नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस बढ़ी। उसके बाद फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो भारत के जो आर्थिक जो है रूप से कमजोर बनाया गया, किसानों को परेशान किया गया, जो आर्टिसन कम्युनिटी थी जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वो बिल्कुल बर्बाद हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल यहाँ से लिए वहां पे बनाया। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए जो है वो राह खुल गई। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। रिवोल्ट जो था ना, आप ये कहें तो अब कंक्लूजन में देखें, देखो हमने क्या करना है। कंक्लूजन में आप सिंपल यहां पे देखें वही सारी चीजें जो हमने यहां लिखी है, पॉलिटिकल अवेकनिंग, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सोशियो इकोनॉमिक डिसकंटेंट, वही चीजें समअप करके एक छोटी सी समरी लिख दी है हमने यहाँ पे। सिंपल, जो आपने मेन बॉडी में यहां पर पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं को समअप करके लिख दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो बस, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन तीनों सेपरेट दिखें, तीनों पार्ट्स, ये बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे इस तरीके से आंसर को मिक्स कर देते हैं कि पता ही नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन कहाँ है, मेन बॉडी कहाँ है। कई बार फ्लो चार्ट ऐसा बनाएंगे कि इंट्रोडक्शन के साथ मर्ज हो रहा है या क्लियर नहीं है। आपको एग्जामिनर की लाइफ को आसान बनाना है, आप उसको बिल्कुल अलग रखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, discuss the causes and consequences of major peasant rebellions in India during colonial period. How did these rebellions shape the trajectory of agrarian movements and nationalist sentiments in India? कुछ कुछ वैसे ही सवाल, लेकिन थोड़ा सा अलग एंगल पे, ठीक है। कि अब पीजेंट रिबेलियंस पूछे हैं, उनके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज पूछे हैं, और कैसे उन्होंने अग्रेरियन मूवमेंट्स जो हुई, उन्होंने नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जो है वो भारत में जगाया। आप देखो, देख लेते हैं। फिर से मैंने कहा कि देखो, अब पीजेंट रिबेलियन का केस है, तो पीजेंट रिबेलियन में आप इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हो कि पीजेंट रिबेलियन कब शुरू हुए। डेक्कन के राइट्स जो 1875 में हुए थे, उसके बाद से बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ, 19 से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में ये पीजेंट रिबेलियंस जो है हुए भारत में, जिसने दिखाया कि ग्रामीण लोग या ग्रामीण किसान परेशान है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, और अंग्रेजों की हार्श जो है वो टैक्स कलेक्शन प्रैक्टिसेस से, अनजस्ट प्रैक्टिसेस से परेशान है। तो हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया। तो पहला आइडिया देखो कि पीजेंट रिबेलियन के केस में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकते हो। दूसरा, पीजेंट रिबेलियंस का नेचर भी तो बताया जा सकता है, तो ये दूसरा तरीके का इंट्रोडक्शन हो सकता है। इसमें आप ये देखें कि इसमें कि ये कैसे थे, ज्यादातर लोकल लीडर्स थे जिनके कोई ना कोई सामाजिक या आर्थिक ग्रीवियंस थे ब्रिटिश सरकार से, या फिर लोकलाइज प्रोटेस्ट थे जमीन के मालिकाना हक को लेके, या टैक्सेशन जो लगाया जा रहा था उसको लेके, या फिर कॉलोनियल अथॉरिटी के अगेंस्ट, या फिर जो उनके ऊपर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था और उनको कल्चरली जो है वो मार्जिनलाइज किया जा रहा था, उनके केस। तो एक बता सकते हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा इंट्रोडक्शन का तरीका हो सकता है नेचर ऑफ पीजेंट रिबेलियन। बस दो हो गए डिफरेंट तरीके। अब क्योंकि पीजेंट रिबेलियन के केस में ना आपको कोट्स मिलने बहुत मुश्किल है, तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट कोट शायद ना मिले, तो आप यहां पे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देखो अब आ जाते हैं हम मेन बॉडी पे, लेकिन यहां एक बार फिर से वापस जाएं, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, और हाउ डिड द शेप द ट्रेजेक्टरी ऑफ अग्रेरियन मूवमेंट, आगे के आंदोलन कैसे हुए और कैसे राष्ट्रवाद की भावना जागी, बस यही तो बात करनी। तो पहला, कॉजेज ऑफ पीजेंट रिबेलियन, क्या कारण होते हैं भाई, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, किसानों को परेशान कर दो आप हैवी टैक्सेशन लगा के, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उसमें टैक्स कलेक्शन के बड़े हार्श मेजर्स इस्तेमाल किए गए, जिसमें जमींदारी रेतवारी सिस्टम जो थे उसने किसानों पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया।
उसके अलावा सोशल इंजस्टिस, कहीं नील के किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए कहा गया, कहीं लोगों को बंधुआ मजदूरी के लिए, फोर्स लेबर के लिए मजबूर किया गया, कहीं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज और सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिली। मतलब कहीं पर जमींदारों को बहुत ज्यादा जमीनें दे दी गई, किसानों से जमीन के हक छीन लिए गए, और साथ ही में उनको समाज में भी बहुत खराब और वंचित पोजीशन दी गई। ठीक है, ये सब तो सोशल इंजस्टिस भी था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी था। कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट सरकार की नीतियों की वजह से किसान के हाथ से उनकी जमीनें ही नहीं गई, उनका सिर्फ आर्थिक स्थिति उनकी खराब ही नहीं हुई, उनका जो समाज था, उनका समाज जो तौर तरीके थे वो सब भी बदल गए, खेती के तरीके बदल गए। ठीक है, खेती में जहां किसान अपनी छोटी सी जमीन का खुद मालिक था, उससे उसके वो हक छिन गए, और टेन्योर सिस्टम ले आया गया, जिससे कम्युनिटी की आइडेंटिटीज खत्म हो गई। आप ये समझ लीजिए कि कल्चरली बिल्कुल इरोजन हो गया उनका। तो ये सारे कारण थे पीजेंट रिबेलियंस के। चलो कारण समझ में आए। अब मेजर पीजेंट रिबेलियन थे कौन कौन से, प्रमुख नाम ले दो, दो तीन आपको याद है तो। इंडिगो रिबेलियन था 1859-60 में हुआ, नील का विद्रोह, फिर दक्कन के दंगे 1875 महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें क्या था कि बेसिकली जो मनी लेंडर थे उन्होंने क्या किया कि लोगों को अनाज उगाने के लिए लोन दे दिया, बाद में जब उस पर बहुत ज़्यादा ही जो है वो ये कह लीजिए कि ब्याज चढ़ा दिया, जिससे कि पूरी जो मान लीजिए कि पूरी की पूरी जो है वो पीढ़ियां ही कर्ज में डूब गई। तब किसानों ने अपने जमींदारों पर जो है वो अटैक करने शुरू कर दिए थे। तो ये दक्कन के दंगे थे। इंडिगो के दंगे, जबरदस्ती नील उगवाएंगे, और जो वो जब नील जो थी वो जमीन से जो है वो रिसोर्सेज जो है वो सारे सक कर लेती थी, और उसके बाद जो जमीन बंजर हो जाती थी, वो उसके लिए था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये भी यही नील के विद्रोह का एक आगे एक्सटेंशन था। यहाँ पर 3 काठिया व्यवस्था थी। ये 3 काठिया व्यवस्था मतलब कम से कम 3 हिस्सों पर, 20 में से 3 हिस्सों पर किसानों को नील उगाना ही था, और बाद में इलीगल रेंट और टैक्स मांगा गया जब उनका नील यूरोप में नहीं बिका तो। ठीक है, किनका? यूरोपियन ठेकेदारों का, जिन्होंने किसानों से जबरदस्ती नील उगवाया था। ठीक है, तो ये मेजर पीजेंट रिबेलियंस हुए थे। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेज एंड इन्फ्लुएंस ऑन अग्रेरियन मूवमेंट्स एंड नेशनलिज्म। अगर हम देखें तो अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे अग्रेरियन मूवमेंट्स और नेशनलिज्म। तो अगर आप इसमें देखें तो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए और लीगल प्रोटेक्शंस जारी की गई। ठीक है, तो पहली बात तो कई रिबेलियंस जो थे ना, जिसकी वजह से ब्रिटिश को प्रशासनिक सुधार करने पड़े कई पॉलिसीज में, जैसे चंपारण सत्याग्रह से तिनकाठिया सिस्टम। अब देखो, ये जो चंपारण का था ना, इसमें जब तक गांधी शामिल नहीं हुए थे तब तक ये सत्याग्रह नहीं था, तब तक तो एक रिबेलियन ही था। लेकिन गांधी ने फिर उसे कहा कि विद्रोह तो करेंगे लेकिन तरीका शांतिपूर्ण रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे जम के, लेकिन तरीका शांतिपूर्ण होगा। तो इसके बाद कई सारे बदलाव करने पड़े प्रशासन में। तो 3 काठिया व्यवस्था, दक्कन के जो दंगे हुए थे उसकी वजह से ऐसा कानून लाना पड़ा था जिससे मनी लेंडर्स को अपनी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस खत्म करनी पड़ी थी। अग्रेरियन मूवमेंट्स खड़ी हो गई थी, है ना। अब बहुत सारे जो अग्रेरियन मूवमेंट्स खड़े हुए, किसान सभा बनी और कई पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जिन्होंने पूरे ग्रामीण इलाकों में जो है वो अपना रोल निभाया, लोगों को एकत्रित करके उनके हक मांगने में। उसके अलावा नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, अब इसमें पीजेंट रिबेलियन जो थे ना, इन्होंने जैसे खासतौर पे उसमें गांधी जैसे नेताओं की वजह से रूरल ग्रीवियंसेस जो हैं वो उनको एक बड़ा जो है वो आयाम मिला। जहां रूरल ग्रीवियंसेस सिर्फ कुछ लोगों के हुआ करते थे, अब वो एक राष्ट्र का मुद्दा बन गए थे, तो वो एक नेशनल मूवमेंट की शक्ल ले चुके थे, जिसकी वजह से ये एक्सप्लॉइटेटिव नेचर, जैसे चंपारण में हुआ था ना, चंपारण में कि जहां उन लोकल लोगों का, चंपारण के लोगों का मुद्दा था, वो वहां पे हजारों लोग, लाखों लोग जो है बाहर से आ गए उस आंदोलन में शामिल होने, जिनका उस इलाके से, उस इलाके की खेती से कोई लेना देना ही नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि वो एक राष्ट्रवाद को जन्म देती है, ऐसी चीजें हुई। ठीक है, तो आप देखें कंक्लूजन, पीजेंट रिबेलियंस कॉलोनियल इंडिया में सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस से भरे हुए थे, कि मतलब कि इसकी वजह से हुए थे।
और कल्चरल अपहेवल्स देखने को मिले। मतलब लोग जो हैं वो ये जो आंदोलन जितने भी खड़े हुए, अग्रेरियन मूवमेंट जितनी भी खड़ी हुई, उससे ही राष्ट्रवाद जो है वो आगे बढ़ा, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी खेती करती थी और उन सब पर ही वो आर्थिक जकड़न थी, और वो शायद उससे बेड़ियां तोड़ने के लिए ही जो है ये आंदोलन खड़े हुए थे। और ये इनकी लेगेसी चलती रही, और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार को अपनी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो है बदलाव लाना पड़ा, और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स बने, और इसकी वजह से लोगों की सोच में बदलाव आया, और शायद उसी वजह से भारत आजादी की तरफ अग्रसर हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाल शास्त्री जंभेकर। अब देखो, ऐसा सवाल ज्यादातर 4 मार्कर्स में पूछते थे ना पहले, लेकिन अब तो 4 मार्कर रहे नहीं, ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। बाल शास्त्री जंभेकर का इंडियन सोसाइटी पे जर्नलिज्म में, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स में क्या रोल रहा, ये हमें डिस्कस करना है। देखो 8 मार्क्स में 150 वर्ड्स है। पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में, देयर इज नो फ्रीडम एंड नो रिफॉर्म विदाउट नॉलेज, ये एक कोट है जो बाल शास्त्री जाम्बेकर की आइडियोलॉजी या उनके सोचने के तरीके को दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक जो है वो कोई आजादी किसी मायने की नहीं है, और ना ही कोई बदलाव किसी मायने का है जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है। यानी ज्ञान के बहुत ज्यादा वो समर्थक थे कि ज्ञान लोगों को होगा तभी वो सही मायने में आजादी को एंजॉय कर पाएंगे। और इनका जन्म 6 जनवरी 1812 महाराष्ट्र में हुआ था। ही इज नोन एज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। अगर आपको ये डेट याद नहीं भी आए जिस पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाए, वैसे तो आप क्या करें, जितने भी मॉडर्न एरा की पर्सनैलिटीज हैं उनके नोट्स बना लें, उनकी अर्ली करियर, उसके बाद उनका जन्म, उसके बाद उनका रीजन जहां वो एक्टिव रहे, या फिर तो ये सब जो है वो कर लें। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान, वो सब जो है वो एक पेज पे लिख लें। मतलब आप एक पर्सनैलिटी का एक पूरा पेज ले लें और उस पर उसकी सारी चीजें लिख लें। अब जब भी ऐसा सवाल आए तो उसमें से उठाया, कट कॉपी पेस्ट, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ही इज नोन एज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। अब ये जो चीजें ना, एक्चुअली बाल शास्त्री जंभेकर जी का सोसाइटी, जर्नलिज्म, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स पर जो है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं कि उनकी सोच क्या थी, इसमें उनका एजुकेशन को लेके जो है नजरिया दिख जाएगा, और यहाँ पे ही वाज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, उनका उसमें भी दिख गया, और जर्नलिज्म, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म और लिटरेचर सब पर उनका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था, और इंटेलेक्चुअल और सोशल लैंडस्केप भारत का उनसे बहुत हद तक प्रभावित रहा। अब देखें, सिंपल है, हम एक एक करके स्प्लिट कर लेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ बाल शास्त्री जंभेकर, मेन बॉडी की आपने हेडिंग बनाई। उसके बाद आप देखो कॉन्ट्रीब्यूशंस टू जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में उन्होंने क्या किया, जंभेकर ने दर्पण अखबार की स्थापना की, जो मराठी न्यूज़पेपर था 1832 में। ठीक है, तो और यहां से एक प्लेटफॉर्म मिला जहां उन्होंने सोशल इश्यूज डिस्कस करने शुरू किए, और इसके बाद वर्नाकुलर जर्नलिज्म जो है वो उसमें तरक्की देखी गई, और इंडियन पॉपुलेशन और ज्यादा अवेयर हुई अपनी स्थिति को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके। तो ये जर्नलिज्म में उनका योगदान था। दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन। जाम्बेकर ने महाराष्ट्र में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम किया। उन्होंने बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जो आगे चल के यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई या बॉम्बे बन गई थी। उसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज भारत में लेके आए। एक पॉइंट और है, एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक के तौर पे जुड़े थे ये। ठीक है, और साथ ही में सोशल रिफॉर्म्स पर आते हैं हम। जाम्बेकर ने सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया था, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जो है एक कैंपेन चलाया था, और साथ ही में उन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ावा देने की बात की थी, और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अथक प्रयास किए थे। ये उनके सोशल रिफॉर्म्स में कंट्रीब्यूशन हो गए। ज्यादा बड़ा करना नहीं, हमने 8 मार्क्स में पूछा गया तो हमने ये 3 चीजें लिख दी। उसके बाद आ जाओ आप कंक्लूजन पे। ठीक है जी, तो बाल शास्त्री जंभेकर, अब ओवरऑल वही सारी चीजें। तो उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में लोगों की मदद की थ्रू हिज राइटिंग्स।
उन्होंने जनरेशंस को इंस्पायर किया, और भारत में इक्विटेबल सोसाइटी जहां पे लोगों को बराबर दर्जा मिले, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। वही सम अप करके वो सारी चीजें जो है वो एक कंक्लूजन में लिख दे। कुछ भी नहीं है, नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट, अब ये देखें, अगली क्लास के लिए आपके लिए ये है टारगेट क्वेश्चंस। डिस्कस द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर टुवर्ड्स सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी इंडिया। और दूसरा है explain how educational development took place in the British era and how it shaped our educational policies after independence। तो ये दो सवाल अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। और ये देख लो एक बार, आप अपने आंसर्स जो टारगेट क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो यहां पर जो है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो, ठीक है। तो उसमें हम आपको जो है वो गाइड भी करेंगे कि किस तरीके से आप लिखा है उसको चेक कर लिया जाएगा, और हम आपको ये भी मदद करेंगे कि कैसे उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है,